पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? पोषण। प्रकाश संश्लेषण एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यहां पर आ जाता है, तो इसलिए उसको अलग से यहां पर लिखा है। उसके बाद आ जाता है अमीबा में पोषण। भैया हाईली डिमांड जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? मनुष्य में पोषण है। पहली बात तो वो हरा क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर है क्लोरोफिल। ये रंध्र क्या होते हैं? ये जो प्रकाश संश्लेषण की आप प्रक्रिया देख रहे हो ना, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो या फिर गैसों का आदान प्रदान हो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आप लोगों का बायोलॉजी ट्यूटर, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का यार, जैसा भी आप समझो मेरे भाई। मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान और ये एक समरी सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है मेरे क्लास 10th के कक्षा 10वीं के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक समरी सीरीज लाई गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले, अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, आप लोगों के लिए मैराथन लाया गया था, है ना। वो मैराथन में लगातार आप लोगों के प्यार और सहयोग से 6 घंटे की लगभग हर टीचर ने क्लास ली, आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को बहुत मजा आया, आप लोगों का फुल एकदम सपोर्ट रहा, ठीक है। अब उसी प्रकार से ये एक समरी सीरीज लाई गई है, एक समरी लेक्चर लाया गया है। इस सीरीज में क्या है ना बेटा, इसमें टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर किया गया है ना, और चैप्टर को बहुत समराइज किया गया। समरी का मतलब क्या है कि चीजों को समराइज करना। तो क्या किया गया है यहां पर कि पूरे चैप्टर को, आपको पता है कि आपका जो बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या है? आपका पहला चैप्टर है जीव विज्ञान में, ठीक है। तो आपको पता है जैव प्रक्रम कितना लेंदी चैप्टर है ना। हम लोगों ने तकरीबन इसके 10 क्लास में इसको हम लोगों ने लाइव क्लास में इसको खत्म किया था, ठीक है, और 4.5-5 घंटे हम लोगों ने इसको मैराथन में कंप्लीट किया था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इसके इस चैप्टर को, पूरे जैव प्रक्रम को क्या किया है, हम लोगों ने समराइज किया है। समराइज क्यों किया है? आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मतलब ये एक तरीके का क्विक रिवीजन है ना। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, पहले आप लोग पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, है ना। आप लोगों ने बुक ओपन करी, पूरे चैप्टर को पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर आपने क्या किया कि पढ़ तो लिया, लेकिन जितना सारा आपने पढ़ा है उसको याद कैसे रखेंगे? तो उसको याद रखने के लिए आप क्या करते हैं, फिर चीजों को समराइज करते हैं। एक कॉपी उठाते हैं, पेन उठाते हैं, वहां पर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने भी इसी तरीके से क्या किया है, इस समरी सीरीज के अंतर्गत 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है ना, 1 घंटा या फिर इससे थोड़ा बहुत कम, और एक तो हम 1 घंटा मान के चलते हैं, 1 घंटे का लेक्चर है। इस 1 घंटे में क्या किया है, टॉपिक को समराइज किया है। और समराइज करने का मतलब ये नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिया है, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा है। और इन सारे कॉन्सेप्ट को एक क्विक रिवीजन के तौर पे, जिससे आप बस एक बार देखें, मतलब 1 घंटे में आपने अगर मान लो इस सभी सीरीज को देखा, कि जैसे मान लो आप लोगों को जैव प्रक्रम में श्वसन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, आपने देखा कि हमको श्वसन के बारे में रिवाइज करना है, ठीक है, और उसको जल्दी से रिवाइज करना है, तो आपने क्या किया, यूट्यूब में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली, ठीक है, सेटिंग पे जा करके, और इसको फटाफट जो है आप लोगों ने देख डाला। पढ़ा तो सारा है ये रिवीजन। तो 1 घंटे में श्वसन पूरा खत्म, 1 घंटे में पोषण पूरा खत्म, 1 घंटे में उत्सर्जन पूरा खत्म, 1 घंटे में परिसंचरण पूरा खत्म, है ना। तो ये इस तरीके से 4 लेक्चर में, अब हमने ये क्यों बताया कि इस जैव प्रक्रम को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 लेक्चर में, ठीक है, 4 लेक्चर में उसको पूरा क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक। अब 4 लेक्चर 1-1 घंटे, कितने घंटे के हो गए, 4 घंटे के हो गए, ठीक है ना। अब हम चाहते तो यहां पर 2 टॉपिक को एक साथ भी कवर कर सकते थे, लेकिन वो फिर पता है वो इतना ज्यादा समराइज हो जाता कि फिर वो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक या कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिस होता। तो अपन का उद्देश्य क्या है, अपन का उद्देश्य है कि आपको सारा कुछ कवर कराना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब है। तो हर चीज को पढ़ाना, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस ज्यादा करना, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बताना, लेकिन बहुत डीप में नहीं जाना, है ना। ये क्या है, ये एक ट्रिक है, समझे ना। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की ट्रिक होती है कि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो आते ही आते हैं, उनसे या उस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। तो भाई वो तुमको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन ना भी आए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, तो उन टॉपिक को हमें स्किप नहीं करना है। क्यों, मान लो अगर आ गया तो क्या करोगे भाई साहब, फिर तो गड़बड़ हो गई ना। तो उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एक
बार पढ़ लेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस समरी सीरीज में क्या धमाल होने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर सुनना है, कुछ भी नोट नहीं करना है, सब कुछ यहां पर नोट है। आपको पीडीएफ बकायदा मिल जाएगी यूट्यूब के, जब आप नीचे लिंक पे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहां पर एक लिंक है, जैसे ही आप कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको वहां बहुत से बच्चे पूछे थे सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां पर है। जैसे ही आपने जैसे मान लो यूट्यूब को चालू किया और आपने लेक्चर देखना सुनना स्टार्ट किया, आपने जो है कमेंट पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर 2-3 लिंक आते हैं, तो वहीं पे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आप आराम से पीडीएफ को देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, जो पॉइंट स्किप हो गया है या जो आपको देखना है कि नहीं आपको रिवाइज करना है, उसको आप फिर से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिलेगी, नोट कुछ भी नहीं करना है। फिर से सुन लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 घंटे बिल्कुल मन लगा के एकदम कंसंट्रेट होके आपको सिर्फ क्या है, चीजों को सुनना है और समझना है। ठीक है ना, लिसनिंग इज अ बेस्ट पावरफुल वेपन। ठीक है, जो लिसनिंग है ना, ये जो सुनने की आदत है, अगर ये आपके अंदर आ गई तो मतलब टीचर आपको पढ़ा रहा है या कोई बात आपको बताई जा रही है, अगर आपने उसको सुनने का अभ्यास कर लिया ना, सुन के समझ लिया, तो भाई साहब आप कभी कुछ भूलोगे नहीं। रटना तो मतलब पड़ेगा ही नहीं, क्यों, वो एकदम दिमाग में ना सेट हो जाने का, है ना, क्या हो जाएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाने का। ठीक है ना, तो चलो भाई शुरू करते हैं समरी सीरीज को और देखते हैं कि आज हम लोगों को जय प्रक्रम में कौन सा टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। टोटल कितने टॉपिक हैं, तो टोटल कितने लेक्चर लगेंगे, लेक्चर मैंने आपको बता दिया कितने लेक्चर लगेंगे, टोटल 4 लेक्चर लगेंगे। 4 लेक्चर में इस जय प्रक्रम के टॉपिक को हम क्या करेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है ना, आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, तो ये रहा आज का धुआंधार लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को। कौन कौन से टॉपिक है भाई, सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, पोषण। ठीक है ना, आपको पता है कि जो पोषण है इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको पढ़ना है। पोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ये सब चीजें हम लोग यहां पर समझेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा कि इसी पोषण के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण के माध्यम से, और स्वपोषी पोषण में क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण, एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यहां पर आ जाता है। तो इसलिए उसको अलग से यहां पर लिखा है। इसको अलग से लिखने का मतलब क्या था, अलग से लिखने का इसका कारण यही था कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। पोषण को बहुत आसान टॉपिक है, एक बार सुन लेंगे समझ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम में आता है, आप लिख भी लेंगे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा ही जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आ जाता है अमीबा में पोषण। भैया हाईली डिमांड, एक बच्चे ने बोला था सर अमीबा में पोषण को थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझा दीजिए, है ना। यूट्यूब पे एक बच्चे ने कमेंट किया था जब मैराथन चल रही थी, सर अमीबा में पोषण इसको थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। तो इसलिए जिस बच्चे ने कमेंट किया था उसके लिए स्पेशली यहां पर अमीबा में पोषण अलग से लाए हैं। क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे। और इसके बाद जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, मनुष्य में पोषण है। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, है ना, कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी भाई साहब, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण और मनुष्य में पोषण क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोषण और अमीबा में पोषण इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, पढ़ना है। ये क्वेश्चन आ जाता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन पोषण से क्वेश्चन मतलब 60-70% आता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि आज हर जगह पर क्या लिखा हुआ है, पोषण पोषण पोषण। इसका मतलब कि आज हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, आज हम लोगों को पोषण के बारे में पढ़ना है। ये जो लेक्चर है, ये पूरा लेक्चर किसको डेडिकेट है, पोषण को डेडिकेट है पूरा। ठीक है, तो ये जितना भी पोषण के बारे में है, जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है और ऐसा कोई भी पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, वो यहां पर दिया गया है। ठीक, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो आखिर ये जैव प्रक्रम क्या बला है, क्या है ये, इसको समझते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है, देखो एक सीधी सी भाषा में हम आपको बता दें कि जैव प्रक्रम बोले तो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं इसको,
अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक, अंग्रेजी में ये कहते हैं ना लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब एक प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब क्या है? एक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया जो किसके लिए महत्वपूर्ण है? लाइफ को चलाने के लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हालांकि तुमको इसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे शरीर के अंदर वो सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही है जिससे कि आप जीवित रह सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सो भी जाते हैं तब भी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो होती रहती है। आप सो रहे हो मस्त एकदम, टेंशन को लेने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं, सो रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप सांस ले रहे हो, है ना। सांस आ रही है, जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये अपने आप हो रही है। अगर सांस आना जाना बंद हो जाए भाई साहब, फिर क्या होगा? फिर टंटड़ान, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, है ना, भगवान के पास चले जाएंगे। तो जीवन को जीने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन। कौन सी प्रक्रिया? श्वसन। तो वो अपने आप ऑटोमेटिक हो रही है। आपने जो भी खाया वो क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है ना, पच रहा है ना। आपने जो भी खाया पिया, जो भी आपने पोषण लिया, उसका पाचन हो रहा है। तो ये पोषण भी क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है। श्वसन भी हो रहा है। आपके दिल की धड़कनें लगातार अपना काम कर रही है ना। दिल का धड़कना अगर रुक जाए तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो सांस लेने और जो है आने और जाने में जब रुक जाती है, बाधा हो जाती है, आप सांस नहीं ले पाएंगे, उस वक्त क्या होता है? तो उस वक्त फिर जो होता है उससे दिल की धड़कनें क्या होती हैं? रुक जाती हैं। हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और हमारे जो जीवन की प्रक्रिया है, जो हमारा जीवन चल रहा है, वो क्या होता है? रुक जाता है। तो फिर वो चाहे क्या हो, वहन हो। वहन का मतलब क्या है? सर्कुलेशन। वहन का मतलब क्या है? सर्कुलेशन। मतलब कि बॉडी में जो हमारा ब्लड है क्या हो रहा है? वो सर्कुलेट हो रहा है पूरे शरीर के विभिन्न भागों से, है ना। शरीर के विभिन्न भागों से वी ऑक्सीजनित रुधिर। अब ये वी ऑक्सीजनित रुधिर क्या है? ऐसा रुधिर जिसमें क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से कहां आता है? हमारे हृदय में आता है। और हृदय से कहां जाता है? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और ये ऑक्सीजनित रुधिर फिर से कहां आता है? हृदय में। और हृदय से कहां जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में। तो ये जो प्रक्रिया है ना बेटा, ये अनवरत, ये लगातार क्या हो रहा है? चल रही है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? वहन। और इसी प्रकार से फिर इसके बाद रुधिर में जो पाई जाने वाली अशुद्धियां होती हैं, हमारे ब्लड में जो पाई जाने वाली अशुद्धियां हैं, जो कि नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इनको क्या किया जाता है? इनको हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? उत्सर्जन है। ठीक, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया, चाहे पोषण हो या श्वसन या फिर वहन हो, परिसंचरण भी कह सकते हैं इसको, या फिर उत्सर्जन, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं क्या है बेटा? अपने आप हो रही हैं। ठीक है ना। इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना है। तुम सोचो हम सांस लेना बंद कर दें, है ना, तो कितनी देर तक रोक सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, है ना। लेकिन ये जो अनवरत प्रोसेस है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है ना। जो हृदय है, जो हमारा दिल है, वो धड़क रहा है, वो अलग बात है। किसी को देख करके कभी कभी ज्यादा धड़कने लगता है, या तुमको अगर मान लो रास्ते में कुत्ता दौड़ा ले या तुम कुत्ते को दौड़ा लो, है ना, तो तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा ज्यादा। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो क्या हो रही है? अपने आप लगातार होती चली जा रही है। तुम्हारा इसमें कोई भी ज्यादा रोल नहीं है कि तुमको टेंशन नहीं लेने का इसमें कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा। जैसे तुमको टेंशन होती है मैं पढ़ूंगा नहीं तो पास कैसे होऊंगा, वो अलग बात है कि नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी पास हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देख, टेंशन तो रहती है ना दिमाग में। लेकिन ये सारी प्रक्रियाओं को होने के लिए, चाहे पोषण हो या श्वसन, वहन हो या उत्सर्जन, इन सारी प्रक्रियाओं को होने के लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी को बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं, जिसको कहते हैं जैव प्रक्रम। तो समझ में आ गया ना। वे सभी प्रकार जो संयुक्त रूप से किसी जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये सिर्फ एक समझने का टॉपिक है यहां पर कि आखिर जो चैप्टर का आपका नाम है ये क्या है। तो वे
वे सभी प्रकार जो संयुक्त रूप से किसी जीव को जिंदा रहने के लिए, उसके जीवन यापन करने के लिए, उसके अनुरक्षण का जो कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। कौन कौन सी चीजें जैव प्रक्रम में आती हैं? तो पोषण और श्वसन आता है, वहीं वहन और उत्सर्जन आता है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? जैव प्रक्रम में आती हैं, जिसमें हम लोग पोषण के बारे में क्या करेंगे? आज चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में श्वसन के बारे में, फिर वहन के बारे में, और जो लास्ट लेक्चर रहेगा, चौथा लेक्चर, उसमें हम लोग उत्सर्जन के बारे में समझेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पोषण क्या चीज है। तो देखो, पोषण क्या है? सीधी सी बात है कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या करना है ना? आपको जिंदा रहने के लिए क्या करना है? आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है क्या? भोजन। किसकी रिक्वायरमेंट है? भोजन की। अच्छा, भोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? इसको थोड़ा सा उल्टा तरीके से समझते हैं। देखो, आपको जिंदा रहने के लिए या जीवन की सारी प्रक्रियाएं होने के लिए एक चीज की आवश्यकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमको बोलने के लिए क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए ना। जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी, ताकत होगी, तभी तो हम बोलेंगे। आप पढ़ रहे हो, अब आप 1 घंटे लगातार क्लास देखोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। आप बाहर खेलने गए तो बाहर खेलने के लिए, अब आप मैच खेल रहे हो, उसमें आपको दौड़ना है, भागना है, छक्के चौके मारने हैं, गेंद पकड़नी है, बॉलिंग करनी है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब करना है। इसके लिए क्या होगा? ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मनुष्य को अपने कार्य को करने के लिए, क्या बोला हमने? किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को अपने कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा आती कहां से है? तो ये ऊर्जा आती है भोजन से। ये ऊर्जा कहां से आती है? या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये ऊर्जा कहां से आती है? तो ये ऊर्जा आती है भोजन से। ठीक। तो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा आएगी कहां से भाई साहब? तो ये ऊर्जा आएगी भोजन से। ठीक है, इसको दोबारा लिख देते हैं ना। ठीक, ये ऊर्जा कहां से आएगी? भोजन से आएगी। तो भोजन को प्राप्त करने का जो तरीका है, भोजन को लेना, भोजन को प्राप्त करना, और भोजन को लेने के बाद फिर उसका हमारे मुख में जाना, फिर मुख के बाद फिर वो आहार ओइसोफेगस की सहायता से, है ना, ग्रसनी की सहायता से हमारे अमाशय में आना। ठीक, और फिर वहां पर क्या होना? उसका पाचन होना। तो मुख गुहा में भी भोजन का पाचन है, होता है, अमाशय में भी होता है, और भी कई सारी जगह होता है, आगे चल करके समझेंगे। फिलहाल भोजन को लेना और भोजन को लेने के बाद फिर उसको जो पचाना, ठीक, ये जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोषण कहते हैं। मतलब आपको या किसी भी जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और इस ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं भोजन की सहायता से। ठीक है ना। अब एक वही बात आपको हमेशा याद रखनी है कि भोजन आपको कैसा लेना है? संतुलित आहार वाला भोजन लेना है। भोजन कैसा होना चाहिए बेटा? भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार वाला भोजन होना चाहिए। ठीक है, भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार वाला भोजन होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स और विटामिन्स, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 पोषक तत्व होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स। ये 5 पोषक तत्व आपके भोजन में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? संतुलित आहार बोलेंगे। और इस तरह के भोजन से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो आपके जीवन को में कार्य करने के लिए पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, वहन, ये सारे कार्य करने के लिए ये ऊर्जा चाहिए होती है। तो इस प्रक्रिया को पूरा क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोषण कहते हैं। क्या है पोषण? क्या है बेटा? भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, इसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। तो भोजन को ग्रहण करना, फिर उसको पचाना, और पचाने के बाद क्या करना? उसका अवशोषण करना, और शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक,
बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि भोजन को ग्रहण करना, उसको पचाना, फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, और ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब बात ये आती है कि पोषण कितने तरह का हो सकता है। तो पोषण के आधार पर हम जीवों को दो समूहों में बांट सकते हैं, या पोषण दो तरह का हो सकता है, क्योंकि इसी पोषण के आधार पर हम क्या करते हैं? जीवों को भी दो समूहों में वर्गीकृत करते हैं। तो चाहे ये कह लो कि जीवों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पोषण को दो अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो दो अलग अलग प्रकार हैं इसको क्या कहते हैं? एक होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, और एक होता है विषम पोषी पोषण। ठीक, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक विषम पोषी पोषण। दो तरह के पोषण होते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्व का मतलब होता है बेटा स्वयं। स्व का मतलब देखो ये क्या है? स्वपोषी, तो यहां पर स्व आया। इस स्व का मतलब क्या है? स्वयं। ठीक, ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। बल्कि ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहेंगे, पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे, या किसी पर भी निर्भर रहें, उसको क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण बोलेंगे। तो दो तरह के पोषण आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, एक स्वपोषी और एक विषम पोषी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है। तो परिभाषा हमने आपको पहले बताई कि स्वपोषी पोषण क्या होता है कि ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, तो देखो परिभाषा यहां पर क्या लिखी हुई है कि बेटा पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि पानी और सूर्य का प्रकाश, क्या? सूर्य का प्रकाश, इन सभी चीजों की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश, इनकी मदद से अपना भोजन बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अच्छा इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, उदाहरण क्या हो गया? हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? इनमें जो इनका जो हरा कलर का जो भाग होता है, कौन होता है? पौधों की पत्तियां किस कलर की होती हैं? हरे कलर की। तो ये जो हरे कलर की पत्तियां हैं ये क्यों होती हैं हरे कलर की? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? ये हरे क्यों होते हैं? ये हरे होते हैं इसलिए क्योंकि इनमें पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां क्या रहती हैं? हरी रहती हैं, और फिर क्या करती हैं? ये क्लोरोफिल या ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेती हैं। इसी तरीके से यहां पर एक उदाहरण आ जाता है किसका? बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया भी किसमें आता है? स्वपोषी पोषण में आता है। अगर हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण की, तो विषम पोषी पोषण क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसको विषम पोषी पोषण कहते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं ना बना के, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी और अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसको विषम पोषी पोषण कहते हैं। इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। हम लोग अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या फिर कोई भी जो जीव है या कोई भी जो अन्य जीव हैं वो किस में आते हैं? विषम पोषी पोषण में आते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो ये क्या हो गया कि पोषण क्या होता है? पोषण के प्रकार में स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, और उसमें अंतर को हम लोगों ने इस प्रकार से देखा। अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो फिर बात करते हैं स्वपोषी पोषण के प्रकार की। ठीक है, जब हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण के प्रकार की, तो जो स्वपोषी पोषण है वो भी दो तरह का होता है। हमने आपको बताया स्वपोषी पोषण का मतलब क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें,
है ना, स्वयं बना ले कैसे, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर के बना लेते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश की अगर उपस्थिति है, अब यहां पर दो चीजें आ जाएंगी, एक या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना ले या फिर सूर्य का प्रकाश ना हो। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी जो है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे उदाहरण मैंने आपको क्या बताया था, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन केमिकल की सहायता से बनाते हैं, रसायन की सहायता से बनाते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन रसायन की सहायता से बनाते हो, है ना, मतलब किसी और जीव पर निर्भर नहीं है, बना खुद ही रहे हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश का कोई योगदान नहीं है, किसकी सहायता से बना रहे हैं, केमिकल की सहायता से। तो जब इस प्रकार से जो जीव अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको रसायन संश्लेषी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको रसायन संश्लेषी कहते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन तैयार करने के लिए क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उसको रसायन संश्लेषी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। वहीं जब आप बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी की, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हो, प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हो, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दो इसके क्या हो गए, स्वपोषी पोषण के प्रकार हो गए। तो स्वपोषी पोषण के प्रकार में क्या आ जाएगा, एक प्रकाश संश्लेषी आ जाएगा और एक रसायन संश्लेषी आएगा। प्रकाश संश्लेषी की बात करेंगे तो ऐसे जीव जो अपने भोजन को तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश का क्या करते हो, इसका उपयोग करते हो। तो ऐसे जीव जंतुओं को या ऐसी कैटेगरी में आने वाले पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। फोटो का मतलब हो गया फोटोन, फोटोन का मतलब हो गया लाइट, मतलब कि सूर्य का प्रकाश। तो ऐसे जीव जंतु जो सूर्य के प्रकाश की सहायता में अपने भोजन को बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी बोलेंगे। जैसे कि हरे पौधे हो गए, कुछ हो गए हरे सल्फर बैक्टीरिया, क्या हो गए, हरे सल्फर बैक्टीरिया हो गए, कुछ बैगनी बैक्टीरिया हो गए और कुछ बैगनी सल्फर बैक्टीरिया। इस तरह के जो जीव होते हैं वो किस में आते हैं, स्वपोषी पोषण में आते हैं। वहीं अगर आप बात करोगे किसकी, हाइड्रोजन की बैक्टीरिया की बात करोगे या फिर सल्फर बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया हैं और या जो सल्फर बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा की सहायता से, किसकी सहायता से, रासायनिक ऊर्जा की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक, तो अब आप इन्हें यहां पर क्या समझा कि पोषण क्या है और पोषण में फिर उसके प्रकार क्या हैं। ठीक, तो पोषण आपने देख लिया, पोषण के प्रकार देख लिए कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी। फिर जो स्वपोषी पोषण था उसके प्रकार आपने देखे, तो वहां पर आपको दो प्रकार मिले, एक प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी। ठीक है, अब ये जो प्रकाश संश्लेषी है जिसमें जीव क्या कर रहे हैं, अपने भोजन को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की जो है मदद लेते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। तो इस तरह से जो भोजन अपना बना रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखो, प्रकाश संश्लेषण में आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ये क्या है, ये सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है ये। ठीक है, क्या है ये सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के जो हरे भाग होते हैं, देखो ये जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, जो पौधे का जो हरा भाग है वो क्या कर रहा है, पहली बात तो वो हरा क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर है क्लोरोफिल। हरा क्यों है, क्योंकि यहां पर है बेटा क्लोरोफिल।
तो इस क्लोरोफिल की वजह से ये जो पौधे का जो ये जो पत्तियां ये किस कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, हरे रंग की है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, हरा रंग दे रहा है, क्या है, हरा रंग देता है। ठीक, तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरे रंग की होती हैं और ये हरी पत्तियां जो हैं ये क्या करती हैं, ये सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, सूर्य को प्रकाश की अपनी तरफ खींचेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पानी कहां से आ रहा है, पानी आ रहा है यहां से, ये जड़ों से, ये जड़ है ना, ये जड़ क्या करती है, ये जड़ क्या करती हैं, ये जड़ जो है ये मिट्टी से, ये जड़ मिट्टी से क्या करती है, पानी को अवशोषित करती हैं। तो यहां से क्या आ गया, पानी। ठीक, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अगर दोनों को मिला दें, देखो यहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा C6H12O6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ठीक है, और पानी भी बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर ले, उसको बैलेंस कर लेते हैं ना। केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हम यहां पर सीधे सीधे उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 लेते हैं पानी के। ठीक, 6 निकलते हैं ऑक्सीजन के अणु और 6 निकलते हैं पानी के अणु। जब आप इसको देखेंगे तो ये रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कार्बन के 6 अणु हैं, यहां पर भी 6 हैं और इस तरीके से पूरी रिएक्शन ये क्या है, बैलेंस है। हमको यहां पर क्या समझना है, हमको यहां पर यह समझना है कि हमने क्या किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लिया। किसको लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां है, वातावरण में है। पानी कहां है, पानी भूमि में है और भूमि में जड़ों की सहायता से, है ना, जाइलम के थ्रू पानी कहां आ गया, ऊपर आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या कर लिया इन्होंने, क्या बना लिया, C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज बना लिया। क्या बना लिया बेटा, ग्लूकोज बना लिया। अब ये ग्लूकोज यूं ही नहीं बन जाता है, यूं ही नहीं बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये लेता है सूर्य के प्रकाश की मदद। क्या लेता है ये, सूर्य के प्रकाश की मदद। तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल, ठीक, ये पूरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, यहां पर ये ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक, तो ये ग्लूकोज बन गया और इस तरह से पेड़ पौधों ने क्या किया, अपने भोजन का निर्माण खुद कर लिया। और इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या बोला गया, प्रकाश संश्लेषण, और अंग्रेजी में वही इसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस को अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये देखो यहां पर इसका जो है, इसकी परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, कि वह प्रक्रम, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम है ना, ये प्रक्रम वहीं से आ गया, कहां से, जैव प्रक्रम से। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी क्या करते हैं, बाहर से लिए गए पदार्थों को, बाहर से, बाहर मतलब वातावरण से, बाहर से लिए गए पदार्थों को क्या करते हैं, ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और ये पदार्थ क्या है, तो ये पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल, CO2 और जल के रूप में इनको लिया जाता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सारा ही लिखना पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आपको यहां लिखा दिख रहा है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। हमने आपको बताया क्या है, ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज एक तरह का क्या होता है, क्या होता है ग्लूकोज,
कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब यहां पर और क्या आप लिख दोगे? तो यहां पर आप लिखोगे सूर्य का प्रकाश और यहां पर क्या लिख दो? क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से, है ना? दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख दे। ये पता नहीं क्या ही बन गया यहां पे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे प्रकाश, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं एग्जाम में कि आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। तो कच्ची सामग्री यहां पर दो है। क्या? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये पता नहीं क्या ही लिख गया है। एक क्या है? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहां से मिल रही है? जो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे। और दूसरा क्या है? जल। तो जब आप कच्ची सामग्री की बात करोगे तो कच्ची सामग्री क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा जल। ठीक है, और बाकी दो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और दूसरा हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ये चार चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई? चार चीजें हो गई। एक वातावरण में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा भूमि में पाए जाने वाला जल, तीसरा क्लोरोफिल जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं? हरे कलर की, और तीसरा ये क्लोरोफिल की वजह से क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और इस तरह से इन सारी चीजों की मदद से क्या बनाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर आगे चल करके बात करें तो क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? क्या क्या घटनाएं होती हैं? ये दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है बेटा? क्लोरोफिल के द्वारा, जो अभी हमने आपको बताया बस वही आपको लिखना है। क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ये जो प्रकाश ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा को फिर किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। फिर दूसरे स्टेप में इस प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जिसमें जल अणुओं का क्या करते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में आप गठन करते हैं। आपको पता है कि ये जल अणु है। ये क्या है? ये जल अणु है, वाटर है ना। और इस वाटर को किसमें तोड़ दिया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया जाता है? इसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़। अब हाइड्रोजन को तो H2 लिखते ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो इसको H आयन और OH आयन में तोड़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, है ना। वाटर को किसमें तोड़ते हैं? H आयन में और OH आयन में। H आयन क्या? हाइड्रोजन, और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको तोड़ दिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर दिया जाता है। मतलब ग्लूकोज का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अब इसी में एक बात आती है रंध्र की। ये रंध्र क्या होते हैं? ये जो प्रकाश संश्लेषण की आप प्रक्रिया देख रहे हो ना, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो या फिर गैसों का आदान प्रदान हो, ये सारा ही किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है ना। ये स्टोमेटा बेटा पत्तियों की ऊपरी सतह पर और पत्तियों की निचली सतह पर, ध्यान देने वाली बात है, ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा पत्तियों की ऊपरी सतह पर और पत्तियों की निचली दोनों सतहों पर ये स्टोमेटा, ये रंध्र पाए जाते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान में, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक, तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं। कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है।
आदान प्रदान का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आई और ऑक्सीजन गैस जो बाहर गई, ये जो आने और जाने में गैसों का आदान प्रदान है, ये गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। वही वाष्पोसर्जन एक क्रिया होती है जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है, जो वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया है, जिसमें जल किसके रूप में निकलता है? जलवाष्प के रूप में निकलता है, उसको भी रंध्र के द्वारा ही क्या किया जाता है? निकाला जाता है। ठीक है, अब ये रंध्र हमने आपको बताया कि कहां पाए जाते हैं? पत्तियों की ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, और ये पॉइंट आपको हमेशा क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है ना। वही ये रंध्र क्या है? पत्ती की सूक्ष्म छिद्र पर, मतलब सूक्ष्म छिद्र के रूप में होते हैं, और क्या करते हैं? श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोसर्जन के लिए, श्वसन गैसों के विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोसर्जन, वही ये जो दो पॉइंट जो यहां लिखे हैं उसी को हमने एक बार फिर से हाईलाइट करके लिखा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोसर्जन के लिए ये जो रंध्र हैं, ये खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। ये खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। अब आप हमेशा याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो स्टोमेटा खुलते हैं, ये कब खुलते हैं? दिन के समय। कब खुलते हैं? दिन के समय। और यहां लिखा है स्टोमेटा क्लोज, मतलब बंद होते हैं। कब बंद होते हैं? रात में। तो स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। ये चित्र किसका है? स्टोमेटा का मतलब रंध्र का चित्र है, जो पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर पाए जाते हैं। रात में बंद हो जाते हैं, दिन में खुल जाते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, वाष्पोसर्जन की क्रिया करते हैं, जिसमें जल वाष्प के रूप में, किसके रूप में? जल वाष्प के रूप में क्या होता है? वातावरण में चला जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोसर्जन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक सारे के सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे थे कि पोषण क्या है, कितने प्रकार का है, और उसमें जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या होता है, इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन कौन सी कच्ची सामग्री है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या उत्पाद बनता है, और किसकी सहायता से होता है? तो रंध्र की सहायता से होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि जो विषम पोषी पोषण है, भाई ये अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ लिया। आगे देखेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। तो आपको पता है कि ये जो विषम पोषी पोषण है, ये जो विषम पोषी पोषण है, ये कितने तरह का होता है? तो ये 3 तरह का होता है। पहला, जिसको हम लोग प्राणी संभोजी कहते हैं, दूसरा जिसको मृत जीवी कहते हैं, और तीसरा जिसको हम लोग परजीवी कहते हैं। तो कितनी तरह का होता है? ये 3 तरह का पोषण यहां पर आपको देखने को मिलता है। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण की परिभाषा को अगर फिर से रिवाइज करेंगे तो विषम पोषी पोषण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जीव है वो अपने भोजन के लिए क्या करता है? दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा। और ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे विषम पोषी पोषण बोलेंगे। कितने तरह का विषम पोषी पोषण होता है? तो 3 तरह का यहां पर हमको विषम पोषी पोषण देखने को मिलता है। कितने तरह का मिलता है? 3 तरह का विषम पोषी पोषण देखने को मिलता है, जिसमें पहला क्या है? प्राणी संभोजी। अच्छा, विषम पोषी संपोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखा ही हुआ है ऊपर, है ना? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें 3 तरह का है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब परजीवी, और सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी, और होलोजोइक मतलब प्राणी संभोजी। अब ये जो होलोजोइक है, ये क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है? जो जीव है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जो जीव है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है, मतलब उसको लेता है। ठीक है, क्या करता है? उसका अंतर्ग्रहण करता है, मतलब उसको लेता है। और जो उनका पाचन है वो शरीर के अंदर ही हो जाता है। कहां हो जाता है? शरीर के अंदर ही हो जाता है। इसमें आपको अमीबा भी देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको मानव भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब यहीं पे एक बात आपको और बता दें कि ये जो प्राणी संभोजी होते हैं, प्राणी संभोजी हैं, ये
प्राणी संभोजी भी कहते हैं और प्राणी संपोषण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, प्राणी संभोजी भी कहते हैं, कहीं कहीं किताबों में प्राणी संभोजी लिखा है, ठीक। ये जो प्राणी संभोजी है ये भी 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन सा? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर रहते हो? पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हो। किस पर निर्भर रहते हो? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। दूसरे जो अपने जीव के लिए अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ मांस पर निर्भर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दोनों पर निर्भर रहते हैं, मतलब उनको टेंशन नहीं लेनी है, चाहे हम जो है भोजन पेड़ पौधों से ले लें या फिर अपना भोजन हम किसी जानवर को मार के खा लें। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जिंदा रहना, है ना। हमको जिंदा रहना है। अब जिंदा हम कैसे भी रहें, ठीक है। हमको कुछ जानवर क्या करेंगे, नहीं भैया हम तो शाकाहारी हैं, भैया हम शाकाहारी हैं और हम जो है मांसाहारी बिल्कुल नहीं है, मांस से भैया बहुत जो दूर रहते हैं, है ना। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं भैया हमको तो जिंदा रहना है, चाहे तुम हमको सब्जी खिलाओ और चाहे तुम हमको जो है चिकन खिलाओ, हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। तो ये जो मानव आप देख रहे हो ना यहां पर, ये जो मानव है, ये मनुष्य बड़े कलाकार होते हैं जो कैसे होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। हालांकि अब इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर हम तो भैया बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप हमको क्यों कह रहे हैं? तो हम यहां पर संपूर्ण मानव की बात कर रहे हैं, कि सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ चिकन खाते हैं या कुछ लोग सिर्फ जो है शाकाहारी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो मानव है, मानव को सर्वाहारी में रखा गया है कि जो मनुष्य है वो पेड़ पौधों को खा करके, मतलब उसको पका के बढ़िया हरी सब्जियां खा करके, नहीं जैसे पालक की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, तो ये सब्जियां खा करके भी अपना पेट भरते हैं और अगर कभी मन हुआ तो चिकन भी बना लिया। तो इस तरीके से भी बहुत से लोग हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको सर्वाहारी कहते हैं। तो हम यहां पर प्राणी संपोषण को कितने तरीके में रख सकते हैं? 3 तरह रख सकते हैं। पहला हो गया, पहले शाकाहारी लिख देते हैं ना, पहला हो गया शाकाहारी, फिर हो गया मांसाहारी, और फिर हो गया सर्वाहारी। तो 3 तरह के प्राणी संभोजी यहां पर मिल जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और जो मनुष्य है वो किस में आ जाता है बेटा? वो आ जाता है सर्वाहारी में। मनुष्य किस में आ जाता है? सर्वाहारी में आ जाता है, ठीक है। चलो शाकाहारी में आ जाएंगे, जैसे कि गाय है ना, बकरी है, ये शाकाहारी में आ गए। मांसाहारी में शेर, चीता, ये किस में आ गए? मांसाहारी में आ गए। और सर्वाहारी में मनुष्य आ गए, ठीक। बहुत आसान सी चीज है। दूसरा अगर हम बेटा बात करते हैं यहां पर किसकी, अभी तो हमने यहां पर बात करी, अभी हमने यहां बात करी प्राणी संभोजी की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? मृतोपजीवी की। दूसरा कलर ले लेते हैं ना। अब हम बात करते हैं मृतोपजीवी की, ठीक। मृतोपजीवी क्या होते हैं? ओफो, ठीक, बरोबर। तो पूरी स्लाइड ही गायब हो गई है। ठीक, तो ये मृतोपजीवी क्या होते हैं? तो भाई ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उसको किस में कहते हैं? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मर गया हो, जो मर गया, चाहे पेड़ पौधे आंधी तूफान की वजह से जमीन में गिर गए हो, फिर वो गिरे गिरे क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। या फिर कोई जानवर जिसका रोड में एक्सीडेंट हो गया हो, अब वो वहां पर मर गया, तो वहां पे क्या होगा? धीरे धीरे पड़े पड़े क्या होगा? देखो तुम 4-5 दिन बाद कोई जानवर, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली अगर मान लो रास्ते में मर जाता है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वो अगर पड़ा रहेगा तो 2-4 दिन तो भैया बड़ी गंदी स्मेल लेगा। लेकिन आप देखोगे 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो वहां से गायब, जबकि कोई लेने नहीं आया, लेकिन गायब। तो कौन ये कर रहा है? तो ये कौन करते हैं? ये कवक करते हैं। कौन? ये कवक करते हैं, फंजाई,
है ना। ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन को सड़े गले मृत पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मृतोपजीवी कौन होते हैं, जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। वहीं अगर आप बात करोगे परजीवी की, तो परजीवी में क्या आ जाएंगे, ऐसे जीव जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहे या फिर उसके बाहर रहे। मुद्दा क्या है, उसको नुकसान पहुंचाना, है ना। मतलब वो तो तुमसे फायदा लेगा, वो तुमसे क्या करेगा, फायदा लेगा, लेकिन तुमको क्या करेगा, नुकसान ही पहुंचाएगा। तुमसे न्यूट्रिशन लेगा, तुमसे पोषण लेगा, और उल्टे में क्या करेगा, तुमको नुकसान पहुंचाएगा। तो परजीवी क्या है, ऐसे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर रहेंगे, अन्य जीवों के शरीर के अंदर रहेंगे या फिर उसके बाहर रहेंगे, और क्या करेंगे, उसको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते रहेंगे। मारेंगे नहीं, क्यों, अगर मर गया तो फिर डेली डेली न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो मतलब सोने की मुर्गी, है ना, जिससे परजीवी अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, उसको वो क्या समझे, सोने की मुर्गी, डेली एक अंडा लो, मारो नहीं। अगर मर गया तो फिर एक ही बार में जो मिलना है मिल पाएगा, इसलिए बिना मारे क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। डेली जो है अपना न्यूट्रिशन लेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे जनन करके, और जिससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अपना भोजन ले रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कौन होते, जैसे जोक है ना, अमरबेल। अमरबेल एक पौधा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि खंभों में भी मिल जाएगा, बिजली के तारों में मिल जाएगा। तो इस तरह के जो बिजली के तारों में बहुत झाड़ियां सी बना लेते हैं, वो क्या है, अमरबेल है। जू है ना, जू जो तुम्हारे सर में है, देखो तुम्हारे सर में है ना, जू खुजलाते रहता है, बड़ी खुजली हो रही है, क्यों हो रही है, अरे पता नहीं क्यों हो रही है, किसकी वजह से, जू की वजह से हो रही है। वो तुम्हारे सर में रह करके अपना न्यूट्रिशन ले रही है और तुमको नुकसान पहुंचा रही है, देखना तुम्हारे सर में जरूर होगी। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे फीतकृमि। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया विषम पोषी पोषण के बारे में। अब हम देखें कि इसमें अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। तो ये जो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया है ना, ये बहुत आसान है। क्या है ये बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे, कि देखो ये अमीबा का चित्र है, आपको पता है जो अमीबा है वो कैसा होता है, अनियमित आकार का है। अमीबा कैसा होता है, अनियमित आकार का होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है ना कोई भी उसका शेप नहीं होता है। तो ये आपको अमीबा दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, एक कोशिकीय जीव। तो अब ये बेचारा एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर कैसा, अनियमित आकार का है। ठीक है, तो ये देखो, ये किसका चित्र है, ये अमीबा का चित्र है, जिसके बीच में यहां पर क्या है, ये केंद्रक है। और ये जो आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये खाद्य कण है। क्या है, एक मतलब खाद्य पदार्थ है। अमीबा को दिखा, अच्छा मेरा खाना, मेरा भोजन, तो उसने उसको टारगेट किया। और इसके ये जो अनियमित आकार के ये जो चित्र आप यहां पर देख रहे हो, ये इसको पूरे शरीर में इसको क्या बोलते हैं, इसको पादाप बोलते हैं या फिर कूटपाद कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, हिंदी में उसको पादाप कहते हैं। तो इसने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। देखो ये शरीर है इसका, और इसने इसको आगे बढ़ा करके जो इसका टारगेट था, कौन, ये टारगेट था ना, खाद्य कण, इस खाद्य कण को अंदर ले लिया, है ना। उसको ऐसे करके देखा, अच्छा मेरा भोजन, तो ऐसे गया और उसको आराम से इस तरीके से क्या किया, अपने अंदर ले लिया। अंदर लेके ये वाला हिस्सा खोल देगा और वो कहां आ गया, अंदर आ गया। तो देखो ये कहां आ गया, ये खाद्य कण अंदर आ गया। और किस रूप में आएगा ये, आप हमेशा याद रखेंगे, खाद्य रिक्तिका के रूप में आता है। किस रूप में आता है, ये जो खाद्य कण है वो किसके रूप में आता है, खाद्य रिक्तिका के रूप में आता है। तो ये जो खाद्य कण है किसके रूप में है, खाद्य रिक्तिका के रूप में है। और इस तरीके से ये जो है इसके शरीर के अंदर चला गया। अब यहां पर जो है इसके शरीर के अंदर केमिकल है, वो उसको डाइजेस्ट कर देगा और अपना भोजन निपटा लेगा। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप इसको एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे कि ये जो अमीबा है, कौन है भाई, कौन है, अमीबा है। ठीक है,
तो ये जो अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, ये अमीबा भोजन को अपने पादाब की ओर घेर लेता है। क्या करता है, आप इसको लिखिए, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं एग्जाम में, आप इसको एग्जाम में इस तरह से फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं। भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है और फिर किसका निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। और जब खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा तब क्या करेगा, तो हमने आपको बताया कि जब खाद्य रिक्तिका बन जाएगी तो जो खाद्य रिक्तिका है उसमें इस जटिल पदार्थ का क्या होगा, विघटन होगा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक, और सरल पदार्थों में बन जाएगा। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, अब इसके बाद ये जो बचा हुआ अपचित जो है भोजन, ठीक है ना, जो बचा हुआ अपच कोशिका है वो कोशिका की सतह से कहां चला जाएगा, वो कोशिका की सतह की ओर गति क्या करेगा, गति करेगा, मूवमेंट करेगा। और इसके बाद जब मूवमेंट करेगा फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, इसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। भैया तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जाओ, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो देखो कितने चरणों में प्रक्रिया हो गई कि एक सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि भोजन को अपने पादाब की ओर इसने घेर लिया, फिर खाद्य रिक्तिका का निर्माण किया, फिर इस खाद्य रिक्तिका में जो जटिल पदार्थ था उसको तोड़ा, उसका विघटन किया और सरल पदार्थों में विकसित किया। फिर जो बचा हुआ जो पदार्थ था, जो बचा हुआ अपचित भोज्य पदार्थ था, वो कहां, कोशिका की सतह की ओर, फिर से उसको वापस सतह की ओर भेजा। और फिर इसके बाद क्या किया कि ये जो पदार्थ है ये फिर शरीर के बाहर इसको निकाल दिया गया। तो इस जो अपचित जो भोज्य पदार्थ है, जैसे अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है जो नहीं पचता है, उसको हम क्या करते हैं, शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो अमीबा भी थोड़ा होशियार है, वो भी क्या करता है, वो भी इस तरह से जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो क्या करता है, उसको शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है आज की सारी चीजें समझ में आई होगी, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या समझा, आज हम लोगों ने अगर रिवीजन करें तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले किसके बारे में, पोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, पोषण के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने देखा कि ये जो पोषण था कितने तरह का था, दो तरह का, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। ठीक, और ये जो स्वपोषी पोषण था फिर हमने देखा कि ये भी आगे चल करके कितने भाग में टूट गया, दो भाग में। कौन सा, एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। ठीक, जो पोषण है वो दो तरह का, स्वपोषी विषमपोषी। स्वपोषी फिर दो तरह का, प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश की सहायता में बना रहा है, दूसरा रसायन संश्लेषी जो रसायन की सहायता से बना रहा है। ठीक, और वहीं जब हम बात करेंगे विषमपोषी की, तो विषमपोषी को भी कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला प्राणी संभोजी, दूसरा मृतोपजीवी और तीसरा परजीवी। ठीक, तो ये जो है आज हम लोगों ने पोषण के बारे में यहां इसको समझा कि जो पोषण है वो किस तरह से होता है। ठीक है, इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, चाहे स्वपोषी, विषमपोषी, फिर उसमें प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और विषमपोषी की बात करेंगे तो फिर ये तीन, इस पॉइंट को हम लोगों ने आज यहां पर क्लियर किया। क्या स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर होता है, उसको अंतर के रूप में देखा। प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी, परजीवी में क्या अंतर है, उसको अंतर के रूप में हम लोगों ने समझा। वही हम लोगों ने अमीबा में पोषण को भी देखा। आज क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने एक पॉइंट और पढ़ा, क्या, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। ठीक है, आप सोच रहे हो सर प्रकाश संश्लेषण भी तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो प्रकाश संश्लेषी में ही आ जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण और रंध्र के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा वो इसी में आ गया। ठीक, और अमीबा में पोषण। तो अब हम लोग क्या करेंगे
कि एक पॉइंट हम लोगों का रह गया, कौन सा? मनुष्य में पोषण। ये मनुष्य में पोषण और श्वसन, इन दोनों टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एक अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और दोनों टॉपिक को हम वहां पर आपको बताएंगे कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया किस तरह से होती है और मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। ये दोनों ही चीजों की वहां पर चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे की सीरीज है और इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मिस किया जाएगा और ऐसा भी नहीं कि किसी पॉइंट को जो है छोड़ दिया जाए या जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाना यहां मकसद नहीं है। मकसद क्या है? आपको चीजें समझ में आए, आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर बढ़िया लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे पोषण और श्वसन के बारे में। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।